नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 70th बीपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड जो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको ये सामने डिस्कस करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए कि किस तरह का सवाल मेंस में पूछा जाता है। बीपीएससी की परीक्षा में 71st का मेंस होने वाला है, उसमें आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार होगा। तो पैटर्न के बारे में बात कर लीजिए कि आजकल जो नया पैटर्न है बीपीएससी में कि पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैंडेटरी करके पांचों सवाल आपको लिखने हैं, जिसमें तीन सवाल ऐसे हैं जो 8 मार्क्स के हैं और 2 सवाल ऐसे हैं जो 7 मार्क्स के होते हैं। तो ये पहला आप देखिए कि स्मॉल क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये है, ये 8 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स, उसके नीचे 8 मार्क्स, 3 8 मार्क्स और बाकी 7 मार्क्स के हैं। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 24 और प्लस 14 38 ये मैंडेटरी आपको आंसर करने होते हैं। इसमें आपको जो सवाल पूछे गए हैं छोटे सवाल हैं, बड़े भी सवाल आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको जो आंसर करना है नॉट मोर देन 100 टू 120 वर्ड्स। वैसे वर्ड्स की चिंता आप नहीं कीजिए क्योंकि अब स्पेस दिया जाता है आपको। एक जो सवाल दिया गया है आगे पीछे 2 साइड पेज हैं, उतने ही में आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी है, जो सबको लिखना है, पांचों प्रश्न लिखने हैं, वो आपको आपके स्क्रीन पे है। अब आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन जो होता है इसमें आपके पास चॉइस होता है कि 2 चॉइस में से कोई एक लिखना होता है। जैसे आप यहां देखिए दूसरा का ए, क्वेश्चन नंबर ए, ये एक है। अब इसमें भी देखिए कि कैसे वो ब्रेक कर रहा है, 19 प्लस 19, यानी 2 पार्ट में क्वेश्चंस हैं, एक 19 मार्क्स का है और दूसरा 19 मार्क्स का है। अब आप देखिए और या अथवा, और या अथवा, या तो आप 2A लिखिए या फिर 2B लिखिए, 2B दोनों में से कोई एक लिखिए, दोनों 38 मार्क्स के हैं। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए एंड थर्ड बी, जिसमें आपको 38 मार्क्स के 2 बड़े ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं। तो एक में आप देखिए कि 19 प्लस 19 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। 2 पार्ट में है तो आपके लिए आसान है, यानी 2 अलग अलग पार्ट में आपको हिस्सों में आंसर कर देना है, 2 पार्ट में पूछा गया है, यानी छोटे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन अब एक ही कर दिया गया। 38 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है आपको दोनों में से फिर से यहाँ पे आइदर और में से एक क्वेश्चन ऐसे टाइप आपको लिखना है। तो ये हो गया पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें आपको आंसर क्या लिखने थे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आर्टिकल 32 is the heart and soul of the Constitution of India. Explain. Article 32 is the heart and soul of the Constitution of India. Explain. ये एक क्वेश्चन है, भारत के संविधान का हृदय और आत्मा, आत्मा है अनुच्छेद 32, व्याख्यान कीजिए। ये वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। तो अगर किसी को ध्यान है कि ये अंबेडकर का स्टेटमेंट है तो आप स्टार्ट ही करेंगे कि अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों कहा था, वाई ही सेड सो, ये आपके पार्ट ऑफ आंसर होगा। क्योंकि आप देखिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिलता है, यहाँ पे आपको संवैधानिक आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएं, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। 2-3 चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में ध्यान देने की बात है। एक है आर्टिकल 13 कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और विच एडवर्सली अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का हनन हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो, ऐसा कोई कानून कोई भी सरकार नहीं बना सकती है, ये अनुच्छेद 13 कहता है। अगर मान लीजिए सरकार वैसा कानून बना देती है, फिर कहां जाएगा कोई व्यक्ति, कहां जाएगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही प्रोटेक्शन दिए जाएं, और अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उस लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता है। उस लॉ का भी विश्लेषण करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियरी होना चाहिए, जहां पे व्यक्ति जा सकते हैं और कहा जाए कि ये जो लॉ है ये आर्बिट्ररी है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कर्टेल करता है।
तो इसकी व्यवस्था आर्टिकल 32 में की गई है, जहां पे आपको इंडिविजुअल को अगर जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, स्टेट करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रेमेडी पा सकते हैं, क्योंकि फास्टर रेमेडी दी गई है कि आपको कोई जरूरत नहीं है लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फास्ट रेमेडी ले सकते हैं, त्वरित न्याय आपको मिल सकता है। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। अब गवर्नमेंट लॉ बना के आपके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 14 का टेस्ट क्या है? इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। कोई भी लॉ है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पे? सिर्फ जाति, धर्म, इन सब आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, इस आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका कानून है दैट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। राइट टू इक्वालिटी में है। अगर डिस्क्रिमिनेटरी है तो अगेन यू कैन मूव टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 19 में कहता है कि आपके फ्रीडम्स हैं उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट, युक्ति संगत है या नहीं, युक्ति युक्त है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? अगेन इट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियरी डिसाइड करेगी कि आप जो गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। इसमें कहा जाता है कि आपके लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा कोई भी प्रक्रिया स्थापित करके आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, लेकिन 1978 ऑनवर्ड्स आप जानते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि सम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कोई भी कानून बना के, कोई भी प्रक्रिया स्थापित करके आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता है। वो क्या होना चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये सारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं, ये कौन टेस्ट करेगा, कौन इसकी व्याख्यान करेगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी। इस वजह से आप देखिए कि आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे व्यक्ति, इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है एक्चुअल में, वो जा सकता है और रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। कई सारे रिट्स हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरारी, ये सारे काइंड ऑफ रिट को फाइल करके और वो रेमेडी प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश भी देगा इन द नेचर ऑफ मैंडेमस और इन द नेम ऑफ हेबियस कॉर्पस, कि हेबियस कॉर्पस का ही ये नेचर ऑफ ऑर्डर है, लोगों को फ्री किया जाए, टू हैव द बॉडी, फ्री द बॉडी, अगर आर्बिट्ररी तरीके से आपको डिटेंशन किया गया है या अरेस्ट किया गया है। तो ये स्टेट के वायलेशन से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के हाथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। और किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ, स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ, राज्य के मनमानेपन के खिलाफ एक पावर किसके हाथ में है? तो नागरिकों के हाथ में है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें, आप हालांकि जिक्र कर सकते हैं, पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रास्ता खोल दिया है, नॉट ओनली फॉर दोज हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड बट फॉर एनी एस्पिरेटेड सिटीजन, जो एक्टिव सिटीजन है या कोई NGO है, सिविल सोसाइटी है, वो भी जा सकता है आपके बिहाफ पे, मास के बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और एक मास को रेमेडी दिला सकता है। तो ये सब बातें आप 32 में 2 पेज में आपको लिखना है। सेकंड आप देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये बिहार का BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको कहा जा रहा है कि एनालाइज दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिशियन ऑफ क्राइम क्या है? तो इसमें आपको जो बातें कहनी है कि यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। सीधे शब्दों में कहें तो राजनीति में बाहुबलियों का हस्तक्षेप या उनका MLA बनना, उनका विधायक बनना, उनका सांसद बनना, राजनीति में उनका प्रवेश कैसे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में आपको बताना है। दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे इसमें मनी एंड मसल पावर की वजह से, पहले तो आपको बताना है कि ये इन लोगों को की पॉलिटिक्स में एंट्री क्या होती है, डिफाइन कर दीजिए कि क्या होता है।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति का अपराधीकरण क्या है, यानी अपराधियों का राजनीति में प्रवेश, एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। सेकेंड, अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये एक लार्जर अम्ब्रेला है। लार्जर अम्ब्रेला का मतलब है कि क्रिमिनल्स का यूज करना इलेक्शंस में, फॉर विनिंग इलेक्शंस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मनी पावर, फॉर मास मोबिलाइजेशन, फॉर इंटिमिडेटिंग द वोटर्स। कई सारे तरीके से आप क्रिमिनल्स को यूज कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो सिर्फ उनका यूज हो रहा था, मसल पावर जिनके पास है उनका यूज करके वोटर्स को मोबिलाइज कराना, वोटर्स से वोट दिलाना, बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटिंग, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैलेट बॉक्सेस। बहुत सारी चीजें आप क्रिमिनल्स का यूज करके करा सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। उनका राजनीतिक उपयोग करना, राजनीति लाभ के लिए, जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उनका उपयोग करना। अब कुछ दिनों में बिहार में ऐसा होता है कि बहुत सारा जब राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होता है, और वो भी क्यों हेल्प करते हैं, ताकि उनको सजा नहीं मिले, ताकि वो जो एमपी एमएलए चुन के आता है वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन नहीं लेने दे, उनको खिलाफ सीबीआई को एक्शन नहीं लेने दे, राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, संरक्षण प्राप्त है। और उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, एमपी एमएलए चुनाव जीत रहे हैं। कैश डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल कैंपेन्स होते हैं उसमें कैश का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। कैश मोबिलाइजेशन, कैश का मूवमेंट बहुत आसानी से क्रिमिनल के जो माफिया है, वो लोग नेटवर्क है, वो कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स उनका इस्तेमाल करते थे। लेटर ऑन बिहार में हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा कि जब हम किसी व्यक्ति को जिता सकते हैं, हमारे पास इतनी हमारी हैसियत है कि हमारे बदौलत कोई एमपी एमएलए बन सकता है, तो हम क्यों नहीं चुनाव में उतरे और जीते। कुछ डेटा आप दे सकते हैं कि लास्ट जो विधानसभा था उसमें 68% ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे बिहार विधानसभा में। इस बार के चुनाव में जो 2025 का है उसमें ये डेटा थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, फिर भी 53% ऐसे एमएलए चुन के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, ऐसे 53% लेजिस्लेटर है। तो जब कानून के वायलेट करने वाले कानून बनाने वाले बन जाए, when criminals become legislators, लॉ ब्रेकर बिकम्स लॉ मेकर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या असर होगा, रूल ऑफ लॉ का क्या होगा, जुडिशियल सिस्टम जो हमारी समस्या है कि लंबे लंबे समय तक केसेस चलते हैं, यानी जुडिशियल डिले, रूल ऑफ लॉ में लोगों का विश्वास नहीं, रूल ऑफ लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी में आप देखें कि अकाउंटेबिलिटी की समस्या आ जाएगी जब क्रिमिनल्स लेजिस्लेटर्स बन जाएंगे। वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट आप उसको कैसे कहेंगे। तो ये इन सब बातों के बिहार का भी कॉन्टेक्स्ट का जिक्र करते हुए आप कह सकते हैं कि कैसे यहाँ बाहुबली बिहार के पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, कैसे क्रिमिनल एलिमेंट्स आते हैं, और यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर का बिहार में देखने को मिलता है। खास करके 1980s 90s ऑनवर्ड्स काफ़ी इसका इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो समस्या क्या है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ जब नहीं होगा तो ऐसे ही क्रिमिनल्स माफिया इमर्ज होंगे और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। लोग फिर जो थर्ड जो मेजर इशू है कि व्हाई पीपल वोट फॉर क्रिमिनल्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया, और चुनाव कंटेस्ट किए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल वोट फॉर क्रिमिनल्स। ये तो जागरूकता की कमी है, या फिर लोगों को उन्हीं में विश्वास है, या फिर हमारे यहाँ कल्ट वर्शिप है कि जो लोग ऐसे माफिया हैं उनका ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारे यहाँ सोसाइटी में उनको दूसरी तरह से देखा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या क्या बिहार में आप बदलाव चाहेंगे, अवेयरनेस चाहेंगे, लोगों में जागरूकता चाहेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा है, तो इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको एक पेज में लिखना है तो जो भी यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन एंटरिंग पॉलिटिक्स, वीक कन्विक्शन रेट है, डिलेड ट्रायल्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होते हैं, तो कास्ट बेस्ड में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको कास्ट वाले लोग ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, ना कि पुलिस और प्रशासन में, क्योंकि रूल ऑफ लॉ प्रॉपरली एनफोर्स्ड नहीं है, तभी लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करके उन्हीं को वोट देते हैं।
उन्हीं पे उनको भरोसा है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे बाहरी से, ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे पुलिस के एट्रोसिटीज से। यानी लोगों को उनके ऊपर फेथ है, भरोसा है। तभी ये बात निकल के आती है कि क्रिमिनल्स को हम लोग वोट देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए कि इन द एट द प्रेजेंट caste is no more a social phenomena in India at present. Caste is no more a social phenomena, rather it is a political phenomena. Do you agree? Give reasons. इसमें आपसे आपके अपने ओपिनियन के बारे में पूछा जा रहा है कि डू यू अग्री, क्या आप सहमत हैं इससे? डू यू अग्री, क्या आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना? तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जब भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट आए कि अभी कास्ट जो है सोशल फेनोमेना नहीं रहा, अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फेनोमेना बन के रह गया, यानी समाज में जातिवादिता समाप्त हो गई है, सिर्फ राजनीति में ही जाति का वर्चस्व है, जाति की इसका इस्तेमाल होता है। ये इस तरह का स्टेटमेंट कहीं से भी आपको सहमत नहीं होना है, क्योंकि कभी भी जो चीजें होती हैं एक इस तरह से एब्सोल्यूट तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि समाज में जातीयता समाप्त हो गई है। कंटिन्यूटी है, लेकिन कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों है। आपको दिखाना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी भी है, देयर इज ए कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज। ऐसा आप नहीं कह सकते कि समाज में जातीयता समाप्त हो गई है। अभी भी समाज में भेदभाव है, अभी भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, हाँ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। मिनिमम वेजेज की बात कर लें या फिर उनके डिग्निटी की बात कर लें, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर लें, समाज में सोसाइटी में ही देख लें कि क्या लोअर कास्ट को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना अपर कास्ट को मिलता है, सोशल स्टेटस सेम है? तो आप कहेंगे कि नहीं है। तो सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल नहीं होता है, रादर सोसाइटी में भी कंटिन्यू हो रहा है। कास्ट जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, डेफिनेटली फॉर्म चेंज हो गए हैं, उस तरह से आपको दिखता नहीं है जैसा पहले होता था। तो आप दिखाएंगे कि कुछ कंटिन्यूटी भी है और चेंज भी है, कुछ चीजें बदली है लेकिन बदलाव भी हुआ है, डेफिनेटली बदलाव हुआ है। पॉलिटिक्स में भी कास्ट है और सोसाइटी में भी कास्ट है, दोनों जगह पे है, बट इसका फॉर्म एंड नेचर बदल गया है। कास्ट अपने आप को कंसोलिडेट कर लिए हैं, कास्ट अपने आप को यूनाइट कर लिए हैं, कास्ट एज ए वोट बैंक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और पॉलिटिशियन से डिमांड करते हैं कि उनकी कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया जाए। वो लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं। तो कास्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे आ गया है इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, वन पर्सन वन वोट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, यानी पॉलिटिक्स में सबको इक्वल राइट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप किसी भी कास्ट के हो, आपके वोट की वैल्यू एक है, तो पॉलिटिक्स में आपसे डिमांड किया जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, कि आप जब सबका एक वैल्यू है तो आप सिर्फ एक कास्ट को मोबिलाइज करके जीत नहीं सकते हो, आपको कई सारे कास्ट को अलायंस के रूप में आपको जो तो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, कास्ट अलायंसेस बन गए हैं। कई सारे कास्ट का अलायंस बना के फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी उनसे वोट मांगती है, किसी एक कास्ट से आप नहीं जीत सकते हैं। तो कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों को दिखाना पड़ेगा कि कास्ट वेस्ट वेस्ट जो है वोटिंग पैटर्न्स है, राइज ऑफ कास्ट पार्टीज, ओबीसी, एससी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ, हम पार्टी आप देख लीजिए, वीआईपी पार्टीज हैं, दे आर कास्ट पार्टीज, कास्ट बेस्ड पार्टीज। या लोक जनशक्ति पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड पार्टी है, उनका वोट बैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ही चलता है। मंडल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आप बता सकते हैं कि मंडल पॉलिटिक्स के आने की वजह से प्रो रिजर्वेशन की जो बात होती है, रिजर्वेशन जो दिया गया ओबीसी को, उसमें राइज ऑफ जनता दल इन इंडिया और इन सब बातों को, और ये करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो आप उसका जिक्र करेंगे कि कास्ट सेंसस की भी बात की जा रही है। तो कास्ट सेंसस कराना यानी उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है। रिजर्वेशन एज ए पॉलिटिकल मोबिलाइजर, मंडल पॉलिटिक्स के बाद रिजर्वेशन को पॉलिटिकल मोबिलाइजर के रूप में देखा गया, उससे लोगों को मोबिलाइज किया गया, अपना वोट बैंक इंश्योर किए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो आप देखिए कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ कास्ट इन सोशल लाइफ बट राइज इन इलेक्टोरल स्फेयर, नो मोर अ सोशल फेनोमेना, ये जो है एक स्टेटमेंट सही नहीं है। आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ कास्ट इन सोशल लाइफ बट राइज इन इलेक्टोरल स्फेयर। इलेक्टोरल स्फेयर में आप इसका राइज कह सकते हैं बिकॉज ऑफ मंडल, ओबीसी पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड सेंसस की जो बात हो रही है,
कास्ट को इन्यूमरेट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। कोलेजियम क्या है? कोलेजियम को आपको जानना पड़ेगा। कोलेजियम एक तरीका है जिससे हायर जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट होता है। कोलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी होता है। किस व्यक्ति को जज बनाया जाए, कौन सा व्यक्ति जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये कोलेजियम डिसाइड करती है। कोलेजियम क्या है? तो 4 जजेस प्लस CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, सबसे वरीय जो जज होते हैं, 4 वरिष्ठतम जज और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस ग्रुप को, इस 5 लोगों के समूह को हम लोग कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम आया कैसे? तो इसमें 3 जजेस केस हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। पहली बार इसकी चर्चा होती है सेकंड जजेस केस 1993 में, जिसमें कोलेजियम आया और फाइनल जो शेप जो आज के डेट में हम देखते हैं 1997-98 के दौरान, जब फाइनल जो शेप लिया कि जो स्ट्रक्चर है कोलेजियम का कि CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ये डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा और राष्ट्रपति का क्या रोल होगा उसमें। राष्ट्रपति कोलेजियम जो डिसाइड करके भेजता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को उसको कंसेंट देना पड़ता है, वो अप्रूविंग अथॉरिटी की तरह काम करता है। यानी मेन रोल किसका है? तो कोलेजियम का ही है, कोलेजियम के द्वारा ही होता है। इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इसमें आप ये जो है फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करता है, इसमें नेपोटिज्म होता है। जो फैमिली लीनिएज के लोग हैं, जिनका फैमिली टाइज है, वही लोग जज बनते हैं, जज के बेटे जज बनते हैं। ये विमेन को प्रमोट नहीं करते हैं, ये लोअर कास्ट मार्जिनल जो लोग हैं उनको प्रमोट नहीं करते हैं, इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, इंडिया के डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सब सारे क्रिटिसिज्म है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेसिटी है, ओपेक तरीके से आप काम करते हैं। मेरिट को आप वेट नहीं देते हैं। कैसे देते हैं? तो ये किसी को पता नहीं है, अंधेरे डार्क है। इसके रिफॉर्म की बात की गई थी, NJSC आप की बात कर सकते हैं, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें बैलेंस करने की बात की गई थी कि जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों का रोल होगा। एक न्यूट्रल बॉडी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ के जो अप हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पे जजेस कौन होंगे। तो ये इसमें आपको विचार देना है कि NJSC सही था नहीं था, आप अपने विचार दे सकते हैं कि इसको रिफॉर्म तो होना ही चाहिए। इसमें थोड़ी सी अभी जो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि इस बार पहली बार जजों की जो नियुक्ति हुई है इंटरव्यू लेने के बाद, ये 100 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, उनके नाम को डिस्क्लोज किया गया वेबसाइट पे कि इतने लोग आए थे, इनमें से हम लोगों ने इन व्यक्तियों को चुना है इस आधार पे इंटरव्यू लेने के बाद। तो समहाउ कुछ तो बदलाव हुआ, कुछ तो इस बहस जो हुआ, जो कि कोलेजियम के ऊपर आरोप लगे, इल्जाम लगे, तो कुछ तो सुधार में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस चीज को सुधार किया कि नहीं, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। इसमें आर्टिकल 124 का जिक्र आप कीजिए, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र कीजिए। आर्टिकल 124 इसमें अपॉइंटमेंट की बात है। 73rd 74 दिस इज अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ BPSC। इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के रोल की बात कर रहा है वो इन एम्पावरिंग अर्बन एंड लोकल बॉडीज, इसमें जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये जो 29 सब्जेक्ट्स जो दिए गए 12 शेड्यूल में और 18 सब्जेक्ट्स नगर निगम के लिए, ये 11th शेड्यूल में, 11th एंड 12th शेड्यूल दोनों की बात आप कर लीजिए। 11th एंड 12th जो 29 सब्जेक्ट्स एंड 18 सब्जेक्ट्स, ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ये पंचायती राज के लिए। ये जो दो सब्जेक्ट्स दिए गए, इसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी नहीं है, कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि राज्य इसको मैंडेटरी रूप से ये सब्जेक्ट्स पंचायत को ट्रांसफर कर दें। और यही सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया, कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब आपको लगे कि पंचायत जो है एम्पावर हो चुके हैं, तब ये 29 सब्जेक्ट या 18 सब्जेक्ट नगर निगम को और 29 सब्जेक्ट पंचायत को आप ट्रांसफर कर दें। तो इस मामले में आप देखेंगे कि राज्य सरकार जो है काफी रिलक्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो 29 सब्जेक्ट्स और 18 सब्जेक्ट्स हैं, ये राज्य सूची के विषय से ही लिए गए हैं। तो कोई क्यों राज्य सरकार अपने पावर को शेयर करना चाहेगा लोअर बॉडीज के साथ, नगर निगम और पंचायत के साथ? तो यहाँ पे ये वाली जो समस्या है, इसी को आपको दिखाना है कि इसमें बिहार में का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेपर पे तो बहुत सारे कर दिए गए हैं, 10-12 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत कम पावर उनको दिया गया है। तो ये जो 3F का जो कॉन्सेप्ट है,
फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, फंड फंक्शन, फंक्शन फाइनेंस, फंक्शनरीज, 3F का कॉन्सेप्ट है। इसको आप दिखाइए कि पंचायतों को फंड की कमी रहती है, फंक्शन यानी ये जो सब्जेक्ट्स जो है उनको ट्रांसफर नहीं हुए हैं, फंक्शनरीज यानी मैन पावर, मैन पावर की कमी है। बिहार का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे जो सचिव का जो पद है, पंचायत सचिव, उसका पद बहुत दिनों से खाली है, उसके रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। यानी मुखिया के पास जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ जो है या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सपोर्ट नहीं है, तो प्लान करने में कैसे करेगा, उनको सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव का जो सपोर्ट है वो नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात सरकार नहीं मानती है, उसका कई सारे सुझाव आए कि आप उनको फंड दीजिए, फंक्शन दीजिए, उनको टैक्सेशन की पावर दीजिए, लेकिन कई सारे राज्य जैसे केरला वगैरह का एग्जांपल आप दे सकते हैं जहां पे बेटर तरीके से ये लागू हुआ। बट समहाउ इन स्टेट्स लाइक बिहार इट इज नॉट, द रिफॉर्म इज नॉट एडिक्वेट। जो फंड जो दिया जाता है या फिर उनको जो पावर जो दिया गया उसमें कहीं भी आज भी जरूरत है उसको और बेहतर करने की। लोकल ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल होता है, लोकल ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा कंट्रोल है, यानी जो आपके आरडीओ हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, इनका ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, ये ज़्यादा इनका रोल होता है, इनको ज़्यादा पावर है, मुखिया से भी ज़्यादा इनको पावर दिया गया है, यानी लोकल ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में है। ये आप कह सकते हैं कि स्टेट ने विमेन को और SC ST के लिए रिजर्वेशन देके इनको एम्पावर किया है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया है, तो ये आप अच्छी बात लिख सकते हैं। और बिहार पहला राज्य है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया विमेन के लिए, नॉट ओनली फॉर विमेन बट EWS के लिए भी, SC ST विमेन के लिए भी हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन दिया। इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज हैं, लिमिटेड ऑटोनॉमी है उनके पास, ये सब को हाईलाइट आप करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो एम था, गांधी जी का जो सपना था, आर्टिकल 40 जो है DPSP में, कि पंचायती राज सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कई सारे सुझाव दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके मैंडेटरी तरीके से वो जो 29 और 18 सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, ये भी कुछ सुझाव दिए गए। जो रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी थी उसके द्वारा दिया गया था कुछ सुझाव। 3F वाला कॉन्सेप्ट भी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात करते हैं वो भी। अब बड़े क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के इवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक्चुअली जो BPSC में जो सवाल आता है इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का टच ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग मोस्टली पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया from one party dominance to coalition era has coalition undermined PM's authority। दो पार्ट में है ये, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू कोएलिशन एरा। तो वन पार्टी डोमिनेंस एक कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं हम लोग, आजादी से लेके 1967 तक। तीन फेज में आप बांट के देख सकते हैं, 1952, 1967। यहाँ पे कांग्रेस का राज बोलते हैं, कांग्रेस डोमिनेटेड। यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस है, वन पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही पार्टी थी, अम्ब्रेला पार्टी थी, सारे फैक्शंस को अपने में रखी हुई थी। कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स बोलते थे हम लोग इस पार्टी को, क्योंकि इसके जो वोट बैंक था इसमें अपर कास्ट, मुस्लिम्स, दलित और कुछ EBC कम्युनिटी जो आज कहते हैं वो भी इनके वोट बैंक थे। SC ST भी इनके वोट बैंक थे, अपर कास्ट भी इनके वोटर्स थे। तो उसकी वजह से एक तरफा राज आप कह सकते हैं, डोमिनेंस था, वन पार्टी सिस्टम, जिसको रजनी कोठारी एक एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कांग्रेस सिस्टम। वन पार्टी, सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम उस टाइम पे था। तो इस फेज को आपको दिखाना है कि पहले तो डोमिनेंस हुआ, फिर उसके बाद डिक्लाइन का फेज है 1967 टू 1989। ये जो है फेज ऑफ डिक्लाइन फेज है ये। कांग्रेस का इसमें डिक्लाइन होता है, कांग्रेस का डिक्लाइन होता है इसका, जो क्योंकि एक नई कम्युनिटी उभर के आ रही थी, दैट इज ओबीसी। ओबीसी एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की वजह से वो लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे, पॉलिटिक्स में भी स्पेस चाह रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कुछ फार्मर्स रिच हो गए, ओबीसी कम्युनिटी थोड़ी सी प्रॉस्पेरस हो गई, खास करके पंजाब हरियाणा के रीजन में देवीलाल और जनता जो पार्टी के जो देवीलाल चौधरी
ये लोग जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने ओबीसी के, ये सारे लोग का डिमांड था कि इनको पॉलिटिक्स में स्पेस मिले। ओबीसी का आरक्षण की जो बात होती है, मंडल कमीशन का फॉर्मेशन होता है। जब पहली बार जनता सरकार मोरारजी देसाई की बनती है तो मंडल मंडल का बहुत बड़ा रोल है। मंडल कमीशन, बीपी मंडल जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन देता है, और वीपी सिंह की सरकार 1989 में ओबीसी को रिजर्वेशन दे देती है। तो डोमिनेंस के बाद एक फेज आता है जब डिक्लाइन होता है, कांग्रेस के वोट बैंक उसे छिटकने लगते हैं, इवन मुस्लिम्स उनके वोट शेयर खत्म होने लगता है। ओबीसी कम्युनिटी पूरी तरह से नई पार्टी जनता दल को के पीछे चली जाती है, जनता दल को सपोर्ट करती है। तो इसमें होता क्या है कि कई सारे नई पार्टीज एमर्ज होते हैं। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि रीजनल पार्टीज को स्पेस नहीं मिलता है, तो नई रीजनल पार्टीज एमर्ज होने लगती है। जहाँ पे उनको वॉइस नहीं मिल रहा था वहाँ पे उनको वॉइस मिलने लगा अलग पार्टीज में, तो अलग अलग पार्टीज बने, जनता दल बना, उधर तमिलनाडु में डीएमके बना, उधर उड़ीसा में आपका टीडीपी बना। तो बहुत सारे टीडीपी, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। तो कई सारे पार्टीज, रीजनल पार्टीज इस दौरान बने जो कांग्रेस से अलग हो गए। तो मल्टीपल पार्टीज, लोगों के पास चॉइसेस अलग हो गए। अब लोगों के वोट शेयर भी बंटने लगे। तो हुआ क्या, खामियाजा ये हुआ कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना समाप्त हो गया। जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, वो कांग्रेस को मेजॉरिटी पाने के लिए कई सारे पार्टीज को मिला के सरकार बनाने का दौर आया, उसको बोलते हैं हम लोग कोएलिशन एरा, 1989 ऑनवर्ड्स। 1989 टू 2014 आप कह सकते हैं कोएलिशन का दौर था। कोएलिशन में ही सरकार बनती थी, 24 पार्टीज के साथ सरकार बनी है एनडीए। यूपीए 1, यूपीए 2, 2 बार कोएलिशन का कांग्रेस की सरकार चली। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था कि कांग्रेस के वन पार्टी डोमिनेंस से कैसे ये डिफरेंट फेजेस में अलग अलग तरीके की सरकार बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब जो सेकंड पार्ट है कि हैज कोएलिशन अंडरमाइंड पीएम्स अथॉरिटी, गिव रीजंस। तो डेफिनेटली यस, कि पीएम की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे। आर्टिकल 75 का आप जिक्र कर सकते हैं। यहां 75 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब आप देखिए कि यहां जो 75 कह रहा है कि इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये जो अथॉरिटी किसका है, प्राइम मिनिस्टर है, कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जब वन पार्टी डोमिनेंट था, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, जब एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती थी, उस टाइम जो पीएम अपॉइंट होता था सही में पावरफुल होते थे वो, और उनका ये डिस्क्रिशनरी पावर होता था कि किसको वो मंत्री बनाए। पार्टी डिसाइड करती थी तो आसान होता था, पीएम को डिसाइड करता था किसको हम मंत्री बनाएंगे, कौन सा मंत्रालय देंगे। डिवीजन ऑफ जो नेक्स्ट जो आर्टिकल 77 में आप पढ़ते हैं, 77 78 में जो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स कर सकता है, अलग अलग मंत्रालय बना सकता है ताकि एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड कौन होंगे, डिपार्टमेंट का डिवीजन कैसे होगा, कैबिनेट रैंक किसको हम देंगे, अन्य मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट तो करते हैं, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोएलिशन में क्या होता है कि कोएलिशन पार्टनर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर दबाव देते हैं कि आप जैसे मान लीजिए 25 लोगों को मंत्री बनाएंगे तो हमारे कोटा से 5 मिनिस्टर्स होने चाहिए क्योंकि हमारी इतनी सीटें हैं। बार्गेनिंग, तो प्राइम मिनिस्टर को बार्गेनिंग का शिकार होना पड़ा। अलग अलग कोएलिशन को खुश करने के लिए वो चाह के भी जिसको मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं कोएलिशन धर्मा में, आपको उनको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा जो उसको कोएलिशन के जो पार्टनर हैं जिनका नाम प्रपोज कर रहे हैं। यानी उस कोएलिशन पार्टनर से कौन मिनिस्टर होगा ये प्राइम मिनिस्टर ना डिसाइड करके उसको पार्टी का लीडर डिसाइड कर रहा है। उस पार्टी का लीडर डिसाइड करेगा कि कौन मंत्री बनेगा, उसके कोटा से हम 5 मंत्री देंगे। और सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं, वो ये भी डिमांड करते हैं कि हमें होम मिनिस्ट्री मिले, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, हमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री मिले। मिनिस्ट्री भी डिमांड करके लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कोएलिशन पार्टीज ये बढ़ गया और प्राइम मिनिस्टर का पावर डेफिनेटली रिड्यूस हो गया। ये तो आपके मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसमें। सेकंड जो आप देखिए डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में प्राइम मिनिस्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं, कैबिनेट के हेड होते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को चेयर करते हैं। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, एक तरफा वो फैसला ले लेते हैं। अब क्या होता है कि कोएलिशन में प्राइम मिनिस्टर फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि सबको खुश करना, एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है।
वैसे लोगों को भी मंत्रालय देना पड़ता है जिसको प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि राज्यों में सीएम की भी शक्तियां कहीं ना कहीं कमजोर हुई हैं इस मामले में, क्योंकि बिहार में अगर आप देखें तो कोalition गवर्नमेंट कई सालों से चल रहा है। इस पार्टी के सीएम होंगे तो इस पार्टी के डेप्यूटी सीएम होंगे, इस पार्टी के को ये फाइनेंस चाहिए तो किसी पार्टी को होम चाहिए। इसको लेके जद्दोजहद चलती है। सीएम का डिस्क्रिशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है कोalition में, कोalition पार्टनर, कोalition धर्मा की वजह से। तो कहीं ना एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है, एफिशिएंट लोगों को फिर मिनिस्ट्री नहीं मिल पाता है। तो यहाँ सीएम का पावर डिक्लाइन हो गया। इसको आपको दर्शाना है, इसमें दिखाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि सेंट्रल में जब गवर्नमेंट चेंज होते हैं तो गवर्नर भी बदल जाते हैं, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। ये वाला जो मामला आया था बीपी सिंघल जजमेंट 2010, इसमें आपको बताना होगा कि बीपी सिंघल जजमेंट 2010 जब आता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है उनको रिमूव करने का, वो आर्टिकल 156 उनको ये पावर देता है। बट जो रिमूवल का जो रीजन होना चाहिए, दैट शुड बी रीजनेबल, लॉजिकल, एंड चेंज इन गवर्नमेंट एट द सेंटर इज नॉट अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, इज नॉट लॉजिकल टू रिमूव अ गवर्नर। तो बीपी सिंगल जजमेंट से आपको सीधे सीधे ये सवाल आया है जो सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करता है। गवर्नर का जो पोस्ट है इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जो आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में या फिर तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में। यहाँ कन्फ्रंटेशन आपको देखने को मिलेगा रूलिंग पार्टी वर्सेस गवर्नर, क्योंकि जहां भी अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल है वहां पे ऐसा माना जाता है कि सेंटर के द्वारा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नर वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट में दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर पोस्ट। उसके पीछे जो कारण है उसमें जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो आर्टिकल 156, जिसमें यह कहा जाता है कि गवर्नर शैल होल्ड द पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारित करता है। ये सबसे मेजर इशू है जिसकी वजह से उसके जो टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है उसी तरह से गवर्नर को हटाने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होल्ड्स द पोस्ट, यानी 5 साल की उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है और वो जानता है कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, देन उसके पास एक मजबूरी है या जो भी कहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की इशारों पे वो काम करता है, पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब है कि आप बियॉन्ड पेटी पॉलिटिक्स, बियॉन्ड नैरो पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि अपने लॉयल्टी को देखेंगे। जब वो ओथ लेता है या गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, उसमें लिखा हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अंश्योर करेंगे कि वहां पे शासन प्रशासन हो। तो आप ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करने का, ना कि अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी के लिए। तो 156 आर्टिकल इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, जिसकी वजह से गवर्नर जो है चेंज इन द गवर्नमेंट एट सेंटर, गवर्नर को रिमूव कर दिया जाता है। 2010 जजमेंट के बाद ठीक है उनको हटाया नहीं जाता है बट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर के ऊपर तो रोक नहीं है कि आपको ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे राज्य में भेज दिया गया। एक राज्य से हटा के 5 साल टेन्योर पूरा नहीं हुआ, 2 साल ही हुआ है, 3 साल के लिए आप दूसरे राज्य में भेज दिए गए, तो ट्रांसफर हो जाता है, हटाया नहीं जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, कहीं ना कहीं से लूप होल निकल के आ जाता है। तो तभी आप देखेंगे कि एजेंट ऑफ सेंटर के रूप में काम करता है गवर्नर। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के का एलिगेशन लगाया जाता है 156 की वजह से। उनके पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? हाँ है, आर्टिकल 356, और 356 में स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रपोज करना, उसका प्रस्ताव भेजना, अनुमोदन करना, और 200 में, आर्टिकल 200 में किसी भी कानून को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना, टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। यहाँ पे 2 जगह वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से काम नहीं करेगा, अपने डिस्क्रिशन पावर, स्व विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके काम करेगा। उसको डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर प्रेसिडेंट को नहीं है। बट राज्यपाल के पास 2 एरिया है जहां पे उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें आप कंक्लूजन में सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे कि उस राज्यपाल के अपॉइंटमेंट में नैरो पॉलिटिक्स को ध्यान में ना रखते हुए सीएम से कंसल्ट
कंसल्टेशन होनी चाहिए, एमिनेंट पर्सन की नियुक्ति होनी चाहिए जो किसी फील्ड में एमिनेंट है, जैसे किसी भी फील्ड में, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को जैसे राष्ट्रपति बनाया गया था, वैसे ही व्यक्ति गवर्नर बने जो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो, ए पॉलिटिकल होके काम करें, नैरो माइंडेडनेस के साथ काम नहीं करें, वैसे लोगों को बनाया जाना चाहिए। सीएम से आप कंसल्ट कर लीजिए। 156 को अमेंड करने की बात करते हैं पुंछी कमीशन, 156 को अमेंड करके गवर्नर के पोस्ट का जो टेन्योर है उसको श्योरिटी दी जाए, उसको फिक्स कर दिया जाए, बीच में हटाने की बात जो है नौबत नहीं आनी चाहिए। अन्य लाइक जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट है, उसी तरह का कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें आपको हटाने की प्रक्रिया हो। पार्लियामेंट में लॉ ला के उसमें वोटिंग करा के आप राज्यपाल को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उस तरह की कोई प्रक्रिया लाई जाए। तो ये सब आप सुझाव में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के गरिमा होती है। शमशेर सिंह जजमेंट है 1974 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को हमेशा से एड एंड एडवाइस के साथ ही काम करना चाहिए। रिसेंट जो जजमेंट आया है जिसमें एक तो टाइमलाइन पहले फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि 3-3 साल तक का फैसला नहीं लिए थे तमिलनाडु की गवर्नर, तो उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया था। लेकिन रिसेंटली अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उसको फिर से रिवाइज किया गया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई हैं उसको अमेंड कर दे, ये एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिप्शन है। टाइमलाइन को जो फिक्स किया गया था उसको हटा दिया गया। लेकिन अगेन फॉर सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड 3 years कैनॉट बी जस्टिफाइड बाय एनी मीन्स। या तो आप रिटर्न कर दीजिए या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। उस पर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब 3 साल कहीं से भी इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नर को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता हुआ दिखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल लॉयल्टी दिखानी चाहिए। तो ये आप रिसेंट वाला जजमेंट भी आप बता सकते हैं, कंट्रोवर्सी जिस पे था। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 3rd A 3rd B। लैंग्वेज को लेके आप देखिए कि लैंग्वेज को लेके क्या समस्याएं हुई इंडियन पॉलिटिक्स में। इंडियन उसका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि लैंग्वेज कैसे आइडेंटिटी के रूप में काम किया। आज़ादी के बाद आप जानते हैं कि 2-3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें जेवीपी कमेटी भी थी, और उसके बाद में फजल अली कमीशन बनाया गया। उसके पहले के इतिहास को आपको लिखना होगा कि कैसे पहले तो लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना गया, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने पे ये एक डर था, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको लेके हो सकता है कि कोई स्टेट कहे कि हम अलग कंट्री बनाए, तमिलनाडु तमिल अपना बनाए, आंध्र प्रदेश अपना अलग तेलुगु कंट्री बना ले। कई सारे हो सकता है कि बिखराव हो जाए, टूट जाए, कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए एक रिलक्टेंस था गवर्नमेंट को कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। रादर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, श्री रामुलु का डेथ हो जाता है, तमिलनाडु मद्रास प्रोविंस से आंध्र प्रदेश एक तेलुगु स्पीकिंग रीजन को अलग स्टेट बनाने के लिए वो कई दिनों तक हंगर स्ट्राइक करते हैं, उनका डेथ हो जाता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, और आंध्र प्रदेश के रूप में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया 1953 में फॉर्मेशन होता है। एंड डिमांड्स बढ़ते हैं तो फजल अली कमीशन बनाया जाता है, जो रिकमेंड करता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाया जाए, और इंडिया में 14 स्टेट्स बने लैंग्वेज के बेसिस पे शुरुआती दौर में। बाद में फिर से डिमांड हुए कि पंजाब, जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, उसको हरियाणा से अलग कर दिया जाए, गुजराती स्पीकिंग, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग, इन दोनों को अलग कर दिया जाए, अलग स्टेट बनाया जाए। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्टेटहुड का जो डिमांड था, इसकी हिस्ट्री को आपको दिखाना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जैसे तमिलनाडु में आप बात करें डीएमके, द्रविडियन मूवमेंट, इसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज बनाए जाते हैं, और कांग्रेस के खिलाफ वो लोग चुनाव जीत जाते हैं, स्टेट में उनका कांग्रेस के डोमिनेंस को खत्म कर देते हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आपको स्टेट्स में देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर डीएमके हो, टीडीपी हो, कई सारे पार्टी जो बने जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, या फिर शिवसेना की बात कर लीजिए, मनसे की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो मराठी स्मिता को लेके मराठी मानुस सन ऑफ द सॉइल थ्योरी जो देते हैं। तो कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन, उनका सत्ता में आना, रीजनल पार्टीज के रूप में एमर्ज होना, और इसका फर्दर जो एक्सटेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल का एक्सटेंशन, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में
14 भाषाएं थी, लैंग्वेजेस थी, और बाद में ग्रेजुअली उसको 22 लैंग्वेजेस, क्योंकि वहाँ से डिमांड आने लगे कि मैथिली को भी जोड़ा जाए, बोडो को भी जोड़ा जाए, नेपाली को भी जोड़ा जाए, डोगरी को भी जोड़ा जाए। ये सब बाद के दिनों में कई सारी भाषाओं को 8 शेड्यूल में एक्सटेंड किया गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके जो लड़ाई हुई थी कि 15 साल के लिए इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज का काम करेगा बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज आप किसी एक भाषा में तो कम्युनिकेट करेंगे जो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कम्युनिकेट हो, 15 साल के लिए व्यवस्था रखी गई थी। 15 साल के बाद हिंदी को कहा जा रहा था कि वही एक लिंक भाषा के रूप में काम करेगी। इन समहाउ जो प्रोटेस्ट होता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड होता है, साउथ इंडियन जो तमिलनाडु में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया एज ए लिंग्विस्टिक लिंक लैंग्वेज के रूप में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि हिंदी को हम प्रमोट करेंगे, हिंदी भाषा को पूरे भारत की भाषा बनाएंगे, लिंक लैंग्वेज बनाएंगे। तो वो तो प्रयास जारी ही है कि पूरे भारत में एक हिंदी एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करे, लेकिन इंग्लिश को हमने कंटिन्यू किया बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन डिमांड्स फ्रॉम साउथ इंडिया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 3 लैंग्वेज आपको सीखना है, ये भी कहीं ना कहीं आपको उसी पार्ट के का हिस्सा है, उसी के संदर्भ में है, क्योंकि जो साउथ इंडियन है उनके ऊपर हम डिमांड करते हैं कि आप 3 लैंग्वेज सीखो और हम हिंदी इंग्लिश ही सीखें। नॉर्थ इंडिया के ऐसे कैसे चलेगा? तो हमें भी 3 लैंग्वेज सीखना चाहिए, नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी एक 3 लैंग्वेज सीखना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के अलावा एक लोकल लैंग्वेज, मराठी सीखिए, गुजराती सीखिए, कोई एक लैंग्वेज सीखिए। क्योंकि वहां आप देखिए कि वो लोग अपना अपनी भाषा सीखेंगे, तमिल भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे और हिंदी भी सीखेंगे, तो उनके पास भी 3 लैंग्वेज सीखने का बर्डन है, हमारे पास भी रहे तो अच्छा ही है। सबको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? सीखना चाहिए, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसको आप दिखाएंगे कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको अकोमोडेट करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। 370 2019 में हटाया गया, एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को आप दिखाएंगे कि कैसे इंडिया का पार्ट बना, कैसे पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, फिर राजा हरि सिंह आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, बाद में इसका इंडिया का पार्ट उसको बना दिया गया, लेकिन उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 370 के द्वारा उसके पास ऑटोनॉमी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करने की, उनका अपना झंडा, सब कुछ उनका सेपरेट था। विद इन इंडियन ऑफ लार्जर फ्रेमवर्क दे हैड एन ऑटोनोमस रीजन कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया जाता है, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया जाता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, इंडियन लॉ को जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा एरिया था उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, यानी सेंटर के कंट्रोल में हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पे विधानसभा विधानसभा की बात होने लगी कि विधानसभा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो विधानसभा बनाई गई, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन कराया गया, कितनी सीटें होंगी विधानसभा में उसके लिए डिलिमिटेशन कराया गया, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की गई, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, फिर वहाँ से विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ की सरकार बनी, नई सरकार बनी भारतीय कानून के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन ने नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा बनाई गई, उसके द्वारा वोटर लिस्ट निर्माण किया, फिर वोटिंग हुई। ये सारे डेवलपमेंट को आपको इसमें बताना पड़ेगा। नई जो सरकार बनी, लेकिन अभी भी जो फर्दर डिमांड है कि फुल स्टेटहुड को डिमांड कर रहे हैं वो लोग कि फुल स्टेटहुड मिलना ही चाहिए। गवर्नर जो है उनके पास ज़्यादा पावर है, यूनियन टेरिटरी है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ है उनके पास ज़्यादा पावर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड अथॉरिटी होगा। जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यहाँ भी एलजी जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होते हैं और सेंटर के एजेंट के रूप में वो काम करते हैं, यानी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल उस रीजन में होता है। अब इसका फॉल आउट बाकी एरियाज में, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सिक्योरिटी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्टोन पेल्टिंग एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन टूरिज्म, इकोनॉमी में चेंजेस, बदलाव, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पहलगाम अटैक से आप उसको लिंक कर सकते हैं, रिसेंट जो हुआ है उसके जो रीजंस हैं कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टूरिज्म, प्रॉस्पेरिटी, तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता है, इन सब से आप लिंक कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी डेवलपमेंट का क्लेम्स जो है, इकोनॉमिक चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बदलाव वहाँ पे हो रहे हैं। तो चलिए 70वीं बीपीएससी में इतना ही था। जो 3 क्वेश्चन है, 38 की मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी 114 मार्क्स, 114 मार्क्स आपको पॉलिटी से आता है।
पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि GS1 में भी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज ही पूछे जा रहे हैं आपको। तो पॉलिटी को बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि आपके लिए पॉलिटी को हम सिंप्लीफाई करें, आसान करें, और मैं कोशिश करूंगा कि BPSC ओरिएंटेड कुछ टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं, जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, रीसेंट जो SIR जो है, SIR के ऊपर ऑलरेडी मेरा करंट अफेयर्स में आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी रेलिवेंट टॉपिक होगा उस पर मैं जरूर आपके लिए वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आप 71वीं जो मेंस जो लिखने वाले बच्चे हैं उनको मदद हो सके। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।